Welcome to lecture number 4. This is last lecture of the EPF Act and MP Act 1952. Section 14C about the power of court to make orders. Where an employer is convicted of an offence of making default in the payment of any contribution to the fund. अगर कोई एम्प्लॉयर कन्विक्टेड है, ऑफेंस उसके सामने गुनाह हो गया, कोई भाई पेमेंट नहीं कर पाया कंट्रीब्यूशन टू फंड को, तो द कोर्ट में इन एडिशन टू अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट, तो उनको पावर है कोर्ट को उनको पनिशमेंट करे, उनको फाइन लगाए, ठीक है, एज पर द कोर्ट में थिंग्स फिट. If continuance of the offence during the period or extended period, if any, allowed by the court, but if no, on the expiry of such period or extended period as the case may be, the order of the court has not been fully complied with, the employer shall be deemed to have committed. Continuous offence होता रहता है तो फिर उसके जो भी है वो ड्यूरिंग पीरियड के टाइम पे तो कोर्ट उनको अलाउ नहीं करेगा, या तो उनको जो फुली कंप्लाइड विथ deemed to be have committed a further offence and shall be punished with the imprisonment in respect of under section 14 and shall be liable to pay fine which may extend to 100 rupees. तो उनकी पनिशमेंट में भी सुधारा होगा और उनको ज़्यादा पनिशमेंट हो सकती है. सेक्शन 16 अबाउट एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट. सर्टेन एक्ट, ये एक्ट है जो एप्लीकेशन EPF एक्ट, वो अप्लाई नहीं होता है. बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारे बिजनेस या इंडस्ट्री है, इसके अंदर अप्लाई नहीं होता है. तो फिर इसमें पहला देखे तो टू एनी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो भी रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से है उनको अप्लाई नहीं होगा. एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अंडर में आता है, वो एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड. ठीक है, उनको कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड से बेनिफिट उनको मिलता है. टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट सेटअप अंडर एनी सेंट्रल प्रोविजनल और स्टेट एक्ट एंड हुज एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड. ठीक है, वो भी एंटाइटल्ड है, उनको कंट्रीब्यूटरी फंड एक्ट अप्लाई होता है, बट this fully not apply to the some of the state act and central and provisional act पर. Section 16A authorizing certain employers to maintain provident fund accounts. अब इसके अंदर एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ बाय द एम्प्लॉयर एंड द मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 और मोर पर्सन, जहाँ से 100 से ज्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पे the authorized employer by an order in writing to maintain a provident fund account in relation to the establishment, उनको राइटिंग में टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट है उनको मेंटेन रखना पड़ता है, सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम. ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड है उनको स्कीम में ध्यान में रख के वो करना पड़ता है. प्रोवाइडेड दैट नो ऑथराइजेशन शैल बी मेड अंडर दिस सबसेक्शन if the employer of the such establishment had committed any default in the payment. अगर कोई कारण से अगर डिफॉल्ट से कोई पेमेंट कर नहीं पाता है तो ठीक है, तो उसको नो ऑथोराइज शैल बी मेड अंडर दिस एम्प्लॉयर टू सच एस्टैब्लिशमेंट, तो उनको ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं. बट द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द 3 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ सच ऑथराइजेशन, अगर ऑफेंस वो गुनाह अगर डिफॉल्ट रहता है वो 3 साल के अंदर ही होना चाहिए. Authorized to maintain provident fund account, provident fund account maintain रखना, maintain such accounts, submit such returns, deposit the contribution in such a manner, provide for such facilities for inspection, pay such administrative charges. ठीक है, ये सब चीजें हैं वो बहुत काम की है इस सेक्शन के 16A की. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम. राइटिंग इफ द एम्प्लॉयर फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑथराइजेशन. ठीक है, अगर कोई फेल हो जाता है, वो अगर नहीं भर पाता है तो राइटिंग में उनका टर्म्स एंड कंडीशन के ऑथराइज से उनको प्रोविडेंट फंड मेंटेन रखना पड़ता है. पावर टू एग्जेम्प्ट, थोड़ी छूटछाट दी गई है सेक्शन 17 के तहत. इन द ओपिनियन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द रूल्स ऑफ इट्स प्रोविडेंट फंड विद रिस्पेक्ट टू द रेट्स
of contribution are not less favorable than those specified in section 6, and the whole are not less favorable to the employees than the benefit provided under this act or any scheme in relation to the employees in any other of a similar character. ठीक है, नॉट लेस फेवरेबल टू सच एम्प्लॉइज देन द बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट. जो सही से दिया गया है उनको पावर ऑफ एग्जेम्प्टेड यानी सही से देना है, सेपरेटली जॉइंटली बेनिफिट उनको जो भी मिल रहा है, उनको जब भी प्रोविडेंट फंड से बेनिफिट मिल रहा है उनको राइट है, वो एंजॉयमेंट कर सकते हैं. और इस एस्टेब्लिशमेंट में जो भी ओपिनियन होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वो मान्य रखना पड़ेगा. सेक्शन 17A अबाउट ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स. अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जॉब छोड़ देता है, री एम्प्लॉयमेंट इन अदर एस्टेब्लिशमेंट, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट चला जाता है, तो विच दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई, तो उनको ये अप्लाईमेंट ट्रांसफर ऑफ अकाउंट नहीं होता है. द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन टू द क्रेडिट ऑफ सच एम्प्लॉइज इन द फंड और एज द केस में बी इन द प्रोविडेंट फंड और द एस्टेब्लिशमेंट लेफ्ट बाय हिम शैल बी ट्रांसफर्ड. अगर वो छोड़ के चला जाता है प्रोविडेंट फंड तो उनके खाते में क्रेडिट ऑफ जो भी अमाउंट है वो बेनिफिट उनको मिलेगा. एंड सम ऑफ द एग्जाम्पशन है, इफ द एम्प्लॉइज सो डिजायर एंड द रूल्स इज रिलेशन टू द प्रोविडेंट फंड परमिट सच ट्रांसफर, अगर वो परमिट करते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट तो नहीं तो उनको बेनिफिट रहेगा. सेक्शन 17B अबाउट द लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. अब क्या क्या जिम्मेदारी है, तो ट्रांसफर डेट एस्टेब्लिशमेंट इन होल और इन पार्ट बाय सेल और गिफ्ट लीज और लाइसेंस और एनी अदर मैनर. ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाता है पूरे एस्टेब्लिशमेंट का हुएवर, तो देन लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर शैल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑब्टेन बाय हिम बाय सच ट्रांसफर. तो लायबिलिटी उनकी जिम्मेदारी बनती है भाई, जो भी एसेट वैल्यूज है उनसे लिमिटेड उनको सच ट्रांसफर से उनको बेनिफिट दिया जाएगा. सेक्शन 18 अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. No suit or prosecution or other legal proceedings shall lie against the central government, state government, the presiding officer of tribunal, any authority referred to in section 7A, an inspector or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act, the scheme of the insurance scheme. ठीक है, उनको कोई सामने सूट्स नहीं कर सकता, ना तो उनके सामने प्रोसिक्यूशन चल सकता है, ना तो प्रोसीडिंग चलेगी. ठीक है, जो उनको गुड फेथ में अगर किया हुआ है तो. सेक्शन 18A अबाउट अथॉरिटीज एंड रिस्पेक्टेड टू बी पब्लिक सर्वेंट. एज वी हैव मेंशन अर्लियर इन द टू एक्ट, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड. ठीक है, इंस्पेक्टर वो पब्लिक सर्वेंट ही रहेगा. डेलीगेशन ऑफ द पावर, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में डायरेक्ट डेट एनी पावर और अथॉरिटीज और जुरिडिक्शन एक्सरसाइजेबल बाय इट्स अंडर दिस एक्ट. ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है में डायरेक्ट डेट एनी पावर और अथॉरिटी और जुरिडिक्शन एक्सरसाइजेबल रहेगा. सेक्शन 20 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन. सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शन टू द सेंट्रल बोर्ड एज इट मे थिंक फिट फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट. ये एक्ट को अच्छे से अप्लाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सत्ता रहेगी, वो डायरेक्शन दे सकते हैं. पावर टू मेक रूल्स. सेक्शन 21 के तहत उनको पावर भी है, उनके अंदर रूल्स भी बना सकते हैं विदाउट एनी प्रेजुडिस एंड फॉर्म एंड द मैनर इन विच द टाइम विद इन विच एन अपील शैल बी फाइल्ड बिफोर ट्रिब्यूनल एंड फीस पेबल फॉर फाइलिंग सच अपील्स, सर्टिफाइंग द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू बी फॉरवर्डेड टू द रिकवरी ऑफिसर. ये सब जितने भी पावर्स हैं, जितने भी सेक्शन कवर हुए हैं वो सब मिला के उनके पास में पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सेक्शन 22 अबाउट द पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज. ठीक है, उनके पास डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए भी पावर है, सत्ता है. बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट मेक सच प्रोविजन नॉट इन कंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ये एक्ट को कोई कॉन्ट्राडिक्शन प्रोविजन ऐसा ना बने या तो कोई डिफिकल्टी हो वैसा ना हो, तो वो जो भी डिफिकल्टी वाला सेक्शन है वो रिमूव कर सकते हैं. एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years. ठीक है, the end. Please comment on the comment box if anybody have any doubts or questions.